नमस्कार दोस्तों। आज हम भारत के पर्यावरण कानून के इतिहास में एक मील का पत्थर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 यानी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 पर चर्चा करेंगे। क्या आप जानते हैं कि 1984 की भयानक भोपाल गैस त्रासदी ने भारत की विधिक नींव हिला दी। यह महसूस किया गया कि जल अधिनियम 1974 और वायु अधिनियम 1981 काफी नहीं है। हमें एक ऐसे कानून की आवश्यकता है जो पूरे पर्यावरण को एक इकाई के रूप में देखे। 23 मई 1986 को पारित और 19 नवंबर 1986 को लागू हुआ यह अधिनियम, जिसे हम छाता कानून अम्ब्रेला लेजिस्लेशन कहते हैं, आज हम इसकी हर धारा और हर उद्देश्य और इसकी प्रासंगिकता को गहराई से समझेंगे। इस कानून के पीछे का सफर सीधे 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन यानी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट से शुरू होता है। भारत ने इस अंतर्राष्ट्रीय संधि में भाग लिया और यह संकल्प किया कि हम अपने पर्यावरण की रक्षा करेंगे। परिणाम स्वरूप अनुच्छेद 48 ए संविधान के अनुच्छेद 48 ए राज्य की जिम्मेदारी और अनुच्छेद 51 ए जी नागरिकों का मौलिक कर्तव्य जोड़े गए और अंत में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत केंद्र सरकार को संसद में यह व्यापक कानून लाने का अधिकार मिला। अब इस अधिनियम की संरचना को देखते हैं। यह कानून 4 अध्यायों और 26 धाराओं में विभाजित है। इसके अंतर्गत कुछ शब्दों की परिभाषाएं भी दी गई हैं। पहला पर्यावरण की परिभाषा। इसमें जल, वायु, भूमि और इसके बीच का वह अंतर संबंध शामिल है जो मानवों और अन्य जीवित प्राणियों, पौधों और सूक्ष्म जीवों के बीच मौजूद है। दूसरा, पर्यावरण प्रदूषक एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स। कोई भी ठोस, तरल या गैसीय पदार्थ जो ऐसी सांद्रता में मौजूद है जो पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकता है। तीसरा, हैंडलिंग परिसंकटमय पदार्थों का निर्माण, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, भंडारण, परिवहन, उपयोग या विनाश हैंडलिंग के अंतर्गत आते हैं। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं। इस अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य था, पहला, व्यापक कवरेज अम्ब्रेला लॉ। यह अधिनियम हवा, पानी, जमीन तीनों को एक साथ कवर करता है। दूसरा, प्रदूषण नियंत्रण एवं सुधार। इसका उद्देश्य न केवल प्रदूषण को रोकना बल्कि पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार करना भी है। तीसरा, खतरनाक पदार्थों का प्रबंधन। उन रसायनों के प्रबंधन के लिए नियम बनाना जो मानव व प्रकृति के लिए खतरा है। चौथा, केंद्रीय शक्ति। यह केंद्र सरकारों को राज्य सरकारों के साथ मिलकर या स्वतंत्र रूप से पर्यावरण संरक्षण के लिए कड़े कदम उठाने का सर्वोच्च अधिकार देता है। केंद्रीय सरकार की शक्तियां, पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। यह इस कानून का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। धारा 3। इस अधिनियम की धारा 3 केंद्र सरकार को देश भर में पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आवश्यक सभी उपाय करने की शक्ति देता है, जैसे वायु, जल, मिट्टी की गुणवत्ता के मानक स्टैंडर्ड्स निर्धारित करना। अधिकारियों की नियुक्ति। धारा 4। सरकार पर्यावरण की रक्षा के लिए अधिकारियों की नियुक्ति कर सकती है। निरीक्षण की शक्ति। धारा 10। किसी भी स्थान पर प्रवेश करने, जांच करने और नमूने लेने का अधिकार। निर्देश देने की शक्ति। धारा 5। सरकार किसी भी उद्योग को बंद करने या बिजली पानी काटने का आदेश दे सकती है यदि वह मानकों का पालन नहीं कर रहा है। दंड और उत्तरदायित्व, पेनल्टीज एंड लायबिलिटी। यदि इस कानून का उल्लंघन होता है तो क्या होगा? धारा 15, जनरल पेनल्टी। उल्लंघन करने पर 5 साल तक की सजा या 1 लाख तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है। अधिनियम का उल्लंघन जारी रहने पर, यानी यदि कोई कंपनी या व्यक्ति अपराध जारी रखता है तो अतिरिक्त जुर्माना प्रतिदिन 5,000 का लगाया जा सकता है। कंपनियों द्वारा अपराध
धारा 16, यदि कोई कंपनी प्रदूषण करती है तो कंपनी का मुखिया, मैनेजर या डायरेक्टर जिम्मेदार माना जाएगा। सरकारी विभागों द्वारा अपराध, धारा 17, सरकारी अधिकारी भी इसके दायरे में आते हैं। इस अधिनियम की कमियां और वर्तमान चुनौतियां। कोई भी कानून पूर्ण नहीं होता। आलोचक कहते हैं कि इस अधिनियम की सबसे बड़ी कमी यह है कि यह केंद्र सरकार को असीमित अधिकार देता है, अर्थात राज्य सरकारों की भूमिका सीमित हो गई है। जनता की भागीदारी, इसमें आम नागरिक सीधे शिकायत नहीं कर सकता है, उसे 60 दिन का नोटिस देना पड़ता है। नियमों का पालन, कंप्लायंस, कई बार बड़ी इंडस्ट्रीज जुर्माने को व्यापार की लागत मानकर प्रदूषण जारी रखती है। निष्कर्ष, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भारत में सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक मजबूत आधार स्तंभ है। यह हमें याद दिलाता है कि विकास और पर्यावरण को साथ साथ चलना चाहिए। प्रकृति की रक्षा करें, आपका जीवन इसी पर निर्भर करता है। पर्यावरण कानूनों के इस अध्ययन में आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।